नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है मैं बोलूँगा बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। एम्स ने यहाँ पे बोला है कि वो एक पैन इंडिया स्टडी कराना चाहते हैं पोस्ट कोविड केसेस। देखिए, काफ़ी लंबे समय से इस बात के ऊपर बातचीत हो रही है। कोविड में क्या होता है, बुखार आता है, कुछ समय के लिए टेस्ट स्मेल जाती है और थोड़ा परेशान करने के बाद ये चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हुई है। लेकिन अब तक किसी को भी क्लैरिटी से ये नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कोविड 19 के। अगर आपको कोविड 19 हुआ है तो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ पे क्या गंदा इम्पैक्ट आएगा। और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ही गंदा इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। किस फॉर्म में? ये फॉर्म है एवास्कुलर नेक्रोसिस। देखिए, अभी प्रूव नहीं हुआ है, इसके कुछ केसेस देखने को मिले हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये प्रूव नहीं हुआ है, इसके कुछ केस देखने को मिले हैं। तो उन केसेस के आधार पर एम्स चाहता है कि पूरे इंडिया में उन लोगों को मॉनिटर किया जाए जो कोविड से रिकवर हुए हैं और देखा जाए कि कहीं भाई वो एवास्कुलर नेक्रोसिस तो डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसको बोन डेथ भी बोला जाता है। तो क्या है ये बोन डेथ, इसके सिम्टम्स क्या है, इसको बहुत ही छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर हम बात करें एवास्कुलर नेक्रोसिस की, तो इसको बोला जाता है द डेथ ऑफ द बोन टिश्यू। बोन्स के चारों तरफ जो टिश्यू होती हैं उनको अगर रेगुलर ब्लड सप्लाई ना मिले तो आप बोलोगे बोन डेथ हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके ब्रेन में अगर ब्लड ना पहुंचे तो आपके ब्रेन में स्ट्रोक आ जाएगा, जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। अगर आपके हार्ट से ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं हुआ तो जो आएगा वो होगा हार्ट अटैक। उसी प्रकार से जब आपकी बोन्स तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो हो जाएगी बोन डेथ। और एवास्कुलर नेक्रोसिस के केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं उन लोगों में जो कि कोविड 19 से रिकवर हुए हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीमारी पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। इस बीमारी में कम ब्लड सप्लाई की वजह से बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन कमजोर पड़ने लगती है। बोन की वेट बेयरिंग कैपेसिटी चली जाती है, क्योंकि एक ह्यूमन जब खड़ा होता है, एक इंडिविजुअल जब खड़ा होता है तो अपनी बोन की ताकत पर खड़ा होता है। तो अगर बोन में ताकत ही नहीं रहेगी तो वो टूट जाएगी और इसको आप बोलते हो बोन डेथ। धीरे धीरे करके बोन की तरफ फ्लो खत्म होगा, बोन टिश्यू की ताकत खत्म होगी, बोन की डेंसिटी खत्म होगी, उसको न्यूरिशमेंट नहीं मिलेगा, वो कमजोर पड़ जाएगी, आपका भार नहीं उठा पाएगी। और जो सबसे ज्यादा प्रोन बोन होती है पूरी बॉडी में इस एवियन को, वो होती है आपकी हिप बोन। अब एम्स ने एवियन के केसेस डिटेक्ट किए हैं 50 कोविड 19 के रिकवर्ड पेशेंट्स पे, और इनमें से 5 की तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो चुकी। जी हाँ। क्या होता है कि जो हिप है आपका, हिप की जो फेमोरल हेड होती है, उस फेमोरल हेड के आसपास की जो मूवमेंट है वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि हिप्स में जो आपके जॉइंट्स है ना, वो जॉइंट्स कमजोर पड़ जाते हैं, टूटने लगते हैं, और एकदम ही फाइनल स्टेज है तो आपको हिप रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी भी करानी पड़ सकती है, मतलब सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। तो हिप्स में जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं उनको हटा के वहां पे दूसरा मेटल लगाया जाएगा, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से खड़े हो पाओगे, नहीं तो आपकी हिप की बोन आपका भारी नहीं सह सकती। और ये केवल हिप की बोन्स में नहीं होता है, पैर हाथ कहीं के भी बोन में हो सकता है। तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, जहां पे बहुत सारे कोविड 19 के केसेस आए थे, वहां पे अब एवियन के केसेस भी निकल के आ रहे थे। तो सेकेंड वेव के दौरान देखा गया कि भाई कोरोना का एक बड़ा खतरनाक साइड इफेक्ट था म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है। जिनके अंदर डायबिटीज, उन्होंने ज्यादा स्टेरॉइड ले लिया, उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया था। एक और सिम्टम, मतलब एक और साइड इफेक्ट सुनने में आ रहा था। वो साइड इफेक्ट क्या था? वो था भाई ब्लड क्लॉट्स। और भाई ब्लड क्लॉट्स की वजह से रिड्यूस्ड फ्लो होगा ब्लड का, और अगर ये ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंचा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक के भी कुछ केसेस कोविड 19 के पेशेंट्स में देखने को मिले थे। तो ये जो एवियन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, ये दो कॉजेस की वजह से हो सकता है कोरोना के पेशेंट के अंदर। पहला तो क्या है कि भाई कोरोना वाले पेशेंट ने बहुत सारे स्टेरॉइड्स लिए, मतलब दवाइयां ली, हैवी दवाइयां। कोरोना के समय पे वैसे भी डॉक्टर ने भर भर की दवाइयां प्रिस्क्राइब की। इन ज्यादा दवाइयों के चलते इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, और जब उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तब उनको ये एवियन डेवलप हुआ। दूसरा यहाँ पे एक रीजन ये निकल के आता है कि ब्लड क्लॉट्स। अगर एवियन में ब्लड, देखिए कोरोना के बाद लोगों के अंदर ब्लड क्लॉट की एक रिपोर्ट आई, और अगर ब्लड क्लॉट हुआ है तो अगर आपके हार्ट तक ब्लड जाने से रुका तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगर आपकी बोन्स तक ब्लड जाने से रुका तो आपको एवियन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस ये एक छोटी सी न्यूज़ है। हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एवियन नाम की जो डर हमारे सामने आ रहा है कि भाई कोविड पेशेंट्स में ये एवियन हो सकता है, ये डर हमारा गलत निकले। इंडिया में देखिए प्रॉब्लम है। आईसीएमआर यहाँ पे कह रहा है कि आप जो कोविड 19 से रिकवर्ड पेशेंट हैं उनके डाटा को एनालाइज करो, उनमें स्टडी कराओ और ये पता करो कि कहीं उनमें एवियन तो नहीं हो रहा डेवलप।
लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड हेल्थ डाटाबेस नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में सेंट्रलाइज्ड हेल्थ डाटाबेस है, जैसे कनाडा, यूएस जैसी कंट्री में कोई भी मान लो कोविड-19 से रिकवर किया पेशेंट है, उसको बाद में कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, वो रिकॉर्ड सेंट्रली मेंटेन होंगे, तो जब वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो वहां पे अपने पहले जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं डॉक्टर को दिखा सकता है। इंडिया में क्या है कि अभी भी सेंट्रलाइज्ड हेल्थ डाटाबेस सेटअप हुआ नहीं है। सरकार एक हेल्थ डाटाबेस सेंट्रलाइज सेटअप कर रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ नाम क्या है उसका। तो चूंकि हमारे यहाँ पे अभी तक एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ डाटाबेस सेटअप नहीं हुआ है, जो सेटअप हो रहा है उसमें भी प्राइवेसी इश्यूज उठ रहे हैं, तो इसके चलते जो लोग कोविड-19 से रिकवर हुए, जैसे मान लो मुझे ही कोविड-19 हुआ या बहुत सारे और लोगों को हुआ है, जब हॉस्पिटल जाके अगर आप किसी और चेकअप कराते हो, हेल्थ चेकअप, तो वहां पे जो भी आपको प्रॉब्लम निकलेगी ना, वो इंडिविजुअल बेसिस पे सॉर्ट आउट होगी, उसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस नहीं होगा। और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होता तो एक जगह पे बैठ के आप मॉनिटर कर सकते थे कि भाई पोस्ट कोविड-19 की क्या सिम्टम्स निकल के आते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस निकल के आते हैं। बट चूंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड मेंटेन्ड हेल्थ डाटाबेस नहीं है, ये पता कर पाना मुश्किल होगा। तो आप बोलोगे सर बना देते ना जल्दी से सेंट्रलाइज्ड हेल्थ डाटाबेस। ठीक है, आप बना सकते हो, लेकिन अगर पहले से ही बना हुआ होता तो उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग होती कि भाई फर्स्ट वेव के दौरान कोविड हुआ था या सेकंड के दौरान हुआ था या सेकंड या थर्ड दोनों के दौरान हुआ था, बाद पहले क्या हेल्थ इश्यूज हुए, बाद में क्या हेल्थ इश्यूज हुए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में जितना कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा दी हो तो डॉक्टर को डायग्नोस करने में आसानी होती है। बहरहाल एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में हमने बात की। नॉर्मल अगर केसेस में एक कोविड-19 के पेशेंट का ठीक हो जाने के कितने महीने बाद उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा, तो 4 से 5 महीने अभी के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस होना होगा कोरोना होने के 4 से 5 महीने, कोरोना से रिकवर होने के 4 से 5 महीने बाद उसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। तो ये एक थोड़ी बुरी खबर निकल के आ रही है कोरोना के कंटेक्स्ट में। अवेयरनेस के लिए मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मदद करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।